Good afternoon, everyone. Today I'll be delivering the lecture on peaceful settlement of dispute और पिछले दो लेक्चर्स की तरह इसमें भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी एग्जॉस्टिव है और इसके लिए पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ के लिए हमको विशेषकर ध्यान देना होगा चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 33 टू 38 पर। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 33 38 जो कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के चैप्टर 6 में आते हैं, इनका रिलेशन और बाकी सारे आर्टिकल से कैसे है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, अगर हम लोग यूएन चार्टर के पूरे आइडिया को, पूरे फॉर्मेट को देखें, तो इसका मेन पर्पस था बनाने का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये यूएन चार्टर को बनाने का मेन पर्पस है। और भी बहुत सारे आपके पर्पसेस दिए गए हैं आर्टिकल 1 में, लेकिन अगर 1945 से लेके आज तक अगर हम देखें तो प्राइमरी पर्पस इसका यही है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 1 पैरा 1 में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सीरियस थे ड्राफ्टर्स चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन की, कितने संजीदा थे इस बात को लेके कि मेन एम जो है हमारा, वो हमारे आर्टिकल 1 के पैरा 1 में ही आ जाना चाहिए। और वही हमको दिखता है आर्टिकल 1 पैरा 1 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूएन चार्टर के बाकी 111 आर्टिकल्स इसी मेन पॉइंट के आसपास घूमते रहते हैं। यूएन चार्टर को बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर के ज़रिए स्टेट एक्टर्स की एक टेंडेंसी को कंट्रोल करे, और वो टेंडेंसी थी जस एड बेलम। जस एड बेलम, जैसे हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जस एड बेलम का मतलब होता है कि व्हेन कैन अ स्टेट रिजॉर्ट टू यूज ऑफ फोर्स। एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स को कब यूज कर सकता है। इसके पहले भी आपकी बहुत सारी ट्रीटीज बनी जिन्होंने इस जस्ट एट बेलम रिजीम को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ने इस टेंडेंसी को कंट्रोल करने की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोशिश की, जो कि हमको दिखता है आर्टिकल 2 पैरा 4 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आज का जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट अगर फोर्स यूज कर सकता है तो वो है सिर्फ एक कंडीशन, आर्टिकल 51, दैट इज सेल्फ डिफेंस। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में ही आप सिर्फ एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकता है। अदरवाइज चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहता है कि अंडर आर्टिकल 2 पैरा 4, वन स्टेट शैल नॉट रिजॉर्ट टू थ्रेट or use of force against a political independence, territorial integrity, or any of the purposes of the Charter of United Nations। यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रिक्शन है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट यूज ऑफ फोर्स नहीं यूज करेगा। किस सेंस में? अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और फोर्स ही नहीं, उस फोर्स को यूज करने की धमकी भी नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 2 पैरा 4 तो साफ साफ कह रहा है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट ना वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ना फोर्स यूज कर सकता है, ना ही उस फोर्स को यूज करने की थ्रेट दे सकता है। और ये फोर्स और ये थ्रेट अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन और अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट एप्लीकेबल। अब एक तो ये बात हो गई, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब साथ ही साथ हमको ये देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स तो आते ही आते हैं, मतभेद होते ही होते हैं। तो आर्टिकल 2 पैरा 4 इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के एक तरीके को हटा दे रहा है, और वो है यूज ऑफ फोर्स। 1945 के पहले हम लोगों ने देखा था कि इवन कवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन के आने के बाद भी
कि यूज़ ऑफ फोर्स की टेंडेंसी कम नहीं हो रही। और चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन अब इस टेंडेंसी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर दे रहा है। तो अब अगर यूज़ ऑफ फोर्स से अगर आप अपने डिस्प्यूट सेटल नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना डिस्प्यूट मैकेनिज्म कैसे सेटल कर सकते हैं? उसका जवाब आता है आर्टिकल 2 पैरा 4 के ऊपर, ठीक ऊपर रखे गए आर्टिकल 2 पैरा 3। आर्टिकल 2 पैरा 3 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि मेंबर स्टेट्स को एक डायरेक्शन देता है। वो कहता है कि मेंबर स्टेट्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। अब देखिए, ऑर्डरिंग देखिए, आर्टिकल 2 पैरा 4 कह रहा है कि आपको अपने डिस्प्यूट एक पर्टिकुलर तरीके से सेटल नहीं करने, एंड दैट इज बाय यूज ऑफ फोर्स। और उसी के ऊपर आ रहा है आपका आर्टिकल 2 पैरा 3। आर्टिकल 2 पैरा 3 कह रहा है कि अगर आपको अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं सिर्फ पीसफुल तरीके से, नॉट बाय रिजॉर्ट टू यूज ऑफ फोर्स। और अब अगर हम इस पूरी स्कीम को देखें तो बात और अच्छे तरीके से समझ में आती है। आर्टिकल 2 पैरा 4 और आर्टिकल 2 पैरा 3 दिए गए हैं अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये प्रिंसिपल्स हैं 7 जो कि आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। और ज्यादातर प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 2 पैरा 4, आर्टिकल 2 पैरा 1, ये पार्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के जस्ट कोजेंस रिजीम। जस्ट कोजेंस में अगर कोई चीज चली जाती है तो उसके अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट कोजेंस, जैसे मैं हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है, जस्ट कोजेंस आर सर्टेन बेसिक फंडामेंटल नॉन चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगेंस्ट विच नो ट्रीटी कैन बी मेड, एंड इफ अ ट्रीटी हैज बीन मेड violating these just cogence norm, then that treaty will be deemed null and void. तो आर्टिकल 2 पैरा 4 आपके जस्ट कोजेंस नॉर्म में आज की तारीख में इंक्लूडेड है। सोवरेन इक्वालिटी आर्टिकल 2 पैरा 1 में भी इंक्लूडेड है। और इसी स्कीम में आ जा रहा है आपका आर्टिकल 2 पैरा 3 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और आर्टिकल 2 का डायरेक्ट रिलेशन है आर्टिकल 1 पैरा 1, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। आर्टिकल 1 पैरा 1 कह रहा है कि आपका यूनाइटेड नेशन चार्टर को बनाने के पीछे का मेन पर्पस है, मेन मकसद है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और आर्टिकल 2 की अगर आप लैंग्वेज को पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव बीन मेड इन द फर्दरेंस ऑफ द परस्यूट ऑफ द पर्पसेस ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं पर्पसेस को पूरा करने के लिए। तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आपके आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में आपको साफ साफ दिखते हैं शुरुआत में ही, द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि नींव रखते हैं आपके चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब एक और गौर फरमाने यहाँ पे एक बात है कि जो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आर्टिकल 2 पैरा 3 में तो उन्होंने कह दिया दैट यू हैव टू सेटल योर इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे किया जाएगा, वो मैकेनिज्म दिया गया है आपके चैप्टर 6 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में, आर्टिकल 33 टू 38 में दिया हुआ। चैप्टर 7 में अगर आप देखें तो चैप्टर 7 जो कि एक्सटेंड करता है आपका आर्टिकल 39 टू 51 तक। अब यहाँ पे देखिए चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए काम कैसे करता है। चैप्टर 6 में दिए गए हैं आपके पीसफुल मीन्स, चैप्टर 7 में दिए गए हैं आपके कोर्सिव मीन्स। आर्टिकल 39 और 51 में जो सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशन है वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। वहां पे 39 और 51 में देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन एक्टिंग थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल एक अग्रेसिव मीन्स लेता है। वहां पे यूनाइटेड नेशन अपनी मिलिट्री फोर्स को भी यूज कर सकता है। अगर एक स्टेट पीसफुल तरीके से बात अगर नहीं मान रहा है और इंटरनेशनल लॉ को तोड़ने में बिल्कुल आमदा है, तो उसके खिलाफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 41 का सहारा लेके। उससे सारा कम्युनिकेशन तोड़ा जा सकता है।
या फिर उसके अगेंस्ट मिलिट्री पावर भी यूज की जा सकती है अंडर आर्टिकल 42। तो एक तरीके में हम देख सकते हैं कि एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास चैप्टर 7 है, जो कि आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो दूसरे तरीके से आपका चैप्टर 6 भी है, आर्टिकल 33 एंड 38। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को। अब इस मिसकंसेप्शन में ना रहिएगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिर्फ चैप्टर 7 के आर्टिकल 39 और 51 तक ही लिमिटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है सरकोगस और नाइजेल वाइट ने। अब नाइजेल वाइट कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी है अपने आप में एक ग्लोबल पॉलिटिकल पब्लिक गुड। अब एक ग्लोबल कलेक्टिव गुड है, एक ग्लोबल पब्लिक गुड है, और इस ग्लोबल पब्लिक गुड को वो कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये ग्लोबल पब्लिक गुड है क्या? ये ग्लोबल पब्लिक कलेक्टिव गुड है क्या? वो और कुछ नहीं, वो है पीस एंड सिक्योरिटी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्रियम्बल से होते हुए पर्पसेस, प्रिंसिपल्स और चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 तक ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है आपके पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए। तो जो ये आपका चैप्टर 6 है 33 टू 38, ये भी पार्ट है आपके कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर। जब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं तो रॉबर्ट गोल्ड ने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है अपनी किताबों में। वो कहते हैं कि जब चैप्टर 6 की कार्रवाई होती है, यानी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की जब बात होती है तो यूएन चार्टर एक काम करता है एक गार्डनर की तरह। जैसे गार्डनर का एक काम होता है ना, वो रोज घर में आता है और घर में रखे हुए बाग बगीचों को, क्यारियों को बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर करता है, उसको सींचता है। तो जो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है उसको सींचा जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, उसको रोज का रोज उसमें उसको एक क्राफ्ट की तरह बनाया जाता है। लेकिन जब हम चैप्टर 7 की बात करते हैं, चैप्टर 7 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन की, तो चैप्टर 7 में यूएन चार्टर एक गार्डनर की तरह काम नहीं कर रहा है। चैप्टर 7 की जब कार्रवाई होती है, जब अग्रेसिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात होती है, जब सैंक्शंस की बात होती है, जब यूज ऑफ फोर्स की बात होती है, खासकर आर्टिकल 41 एंड 42 की, तो यूनाइटेड नेशन एक फायर फाइटर की तरह काम कर रहा है। फायर फाइटर की तरह वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है। अब उसको लेने होते हैं कुछ इमरजेंसी मेजर्स, कुछ इमरजेंसी स्टेप्स, जो कि आपको दिखते हैं चैप्टर 7 में। अब मान लीजिए एक ही कंट्री में अगर कोई सिचुएशन बहुत खराब है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सिर्फ चैप्टर 7 लग गया तो चैप्टर 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 कैन को एग्जिस्ट इन वन स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी यूएन चार्टर चाहे तो एक ही कंट्री में पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के साथ साथ सैंक्शन मैकेनिज्म भी लग सकता है। लेकिन यूएन चार्टर की अपने आप में एक पॉलिसी है, और इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि चैप्टर 7 मस्ट ऑलवेज मेक वे फॉर चैप्टर 6 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। चैप्टर 7 या जो सैंक्शन मैकेनिज्म है, ये कोई अपने आप में कोई परमानेंट मैकेनिज्म नहीं है। आखिर में प्रिवेल करेगा चैप्टर 6, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो आपने देखा कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ये आपके पूरे चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में व्याप्त है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को अगर हम देखें तो इसका कनेक्शन चैप्टर 24 एंड 25 से भी है। इसका कनेक्शन आर्टिकल 12, आर्टिकल 11, 12 और 14 से भी है। इसका कनेक्शन आर्टिकल 27 से भी है। तो अब अगर हम लोग देखें कि ये जो आर्टिकल 2 पैरा 3 की हमने जो बात की, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की, तो ये चैप्टर 6 अपने आप में है। अब देखिए, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो आपका पूरा चैप्टर 6 है, आर्टिकल 33 और 38, वो एक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है इंटरनेशनल लॉ के, और उस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी।
और ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 38 तक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, पे वेरी क्लोज अटेंशन टू द वेरी लैंग्वेज ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 33 से। आर्टिकल 33 कहता है दैट द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट shall first of all settle their dispute by resorting to the mechanism of arbitration, mediation, conciliation, negotiation and judicial settlement of dispute। अब ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है। अगर हम चैप्टर 6 के पूरे जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो उसमें ये कहीं भी एज सच जाहिर नहीं होता है आर्टिकल 33 और 33 क्लॉज 2 को लेके कि हर डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाना है। आर्टिकल 33 पैरा 1 तो इसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 33 पैरा 1 कह रहा है कि सबसे पहले पार्टीज को, मेंबर स्टेट्स को इन डिस्प्यूट्स को पीसफुली पहले अपने आप सुलझाना चाहिए, अपने आप में। और कैसे, उसके आपको मेथड्स बताए गए हैं अलग अलग तरीके से, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन और आपका जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड इंक्वायरी। गुड ऑफिसेस इसमें नहीं दिया गया है आर्टिकल 33 में, लेकिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि गुड ऑफिसेस भी एक एक्सेप्टेबल मींस ऑफ मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में आता है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले आप अपने आप में, पार्टीज अपने आप में चीजों को पीसफुल तरीके से सेटल करने की कोशिश करें। और आर्टिकल 33 पैरा 2 बोलता है कि सिक्योरिटी काउंसिल इस मैटर को वापस रेफर कर देगा मेंबर स्टेट्स के पास। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास आप मैटर ले जाएंगे सबसे आखिर में, जब आप खुद इसको सॉल्व ना कर पाए। और इसीलिए आर्टिकल 33 के साथ पढ़ा जाता है आर्टिकल 37 को। आर्टिकल 37 जो कि साफ साफ कह रहा है कि अगर आप अपने आप में डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पाए, दो मेंबर स्टेट्स या दो से ज्यादा अगर आप में कोई डिस्प्यूट है, अगर आप आपस में सेटल नहीं कर पाए, तब आप जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल के पास। और यही है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कोई भी मैटर रिजॉल्व करना है तो सेंटर ऑफ पावर के पास आपको पहले नहीं अप्रोच करना है। पहले आप उन सेंटर्स ऑफ पावर के पास जाएं जो कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में ज्यादा सक्षम। मान लीजिए अगर दो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो अगर इन दोनों में कोई अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो पीसफुल तरीके से पहले आप अपने आप में एफर्ट करिए। अगर आप अपने आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के पास। यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास डायरेक्ट मत जाइए, पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप में इस मैटर को सॉल्व करें। अगर अपने आप में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के पास। उसके पास जितनी भी आपके पास स्टेप्स आते जा रहे हैं, आप पहले उनके पास जाइए। चैप्टर 8 में रीजनल एजेंसीज भी दी हुई हैं। आर्टिकल 52 पैरा 3 को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी आपकी यही प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी दिखता है कि फर्स्ट एग्जॉस्ट द रेमेडीज दैट आर अवेलेबल एट द लोअर रंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी कि सबसे पहले तो आप अपने आप में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आप आर्टिकल 33 पैरा 1 में की लैंग्वेज को अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिख दिया है फ्रेमर्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में दैट द पार्टी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल try to settle the dispute among themselves by resorting to the means of negotiation, arbitration, mediation, conciliation and judicial settlement of dispute। जब आप आपस में सॉल्व ना कर पाए तो आप जाएं सिक्योरिटी काउंसिल के पास, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को तो
मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 24 में ऑलरेडी मिल चुकी है। वो ये काम तो करेगा ही, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर आपको खुद देखना चाहिए कि आप ये प्रोसीजर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन इन किन्हीं से बात नहीं बनती, ओनली देन यू कैन अप्रोच द सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल इसको अलग अलग तरीकों से इसको सेटल करती है। अब अगर आप आर्टिकल 33 और आर्टिकल 2 पैरा 3 में भी कंपैरिजन करके देख लीजिए। आर्टिकल 2 पैरा 3 और आर्टिकल 33 के ऊपर आपके ब्रूनो सीमा और रॉबर्ट कोल और जितने भी जानकार हैं इंटरनेशनल लॉ ने, सब एक बात पे अग्री करते हैं, सब यूनानिमस हैं कि आर्टिकल 33 इज द इंस्टीट्यूशनल रिकग्नाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल रियलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 2 पैरा 3। यानी कि अगर आर्टिकल 2 पैरा 3 में ये बात लिखी गई है कि मेंबर स्टेट्स शेल ट्राई टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट, द इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर, तो कैसे किए जाएंगे, वो मीन्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके आर्टिकल 33 में दिए गए हैं मीन्स, जो कि हैं नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो आर्टिकल 33 जो है आपका, वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाता है कि जो आर्टिकल 2 पैरा 3 में आपका प्रिंसिपल दिया गया है दैट यू हैव टू सेटल योर इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर, तो वो कौन कौन से तरीके हैं वो दिए गए हैं आपके आर्टिकल 33 में। एक और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आर्टिकल 2 पैरा 3 में लिखा गया है द टर्म इंटरनेशनल डिस्प्यूट। आर्टिकल 33 में जो टर्म यूज किया गया है वो किया गया है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट which may hamper the maintenance of international peace and security। तो एक ये भी एक बहुत बारीक चीज है जो कि आर्टिकल 2 पैरा 3 और आर्टिकल 33 में देखी गई है। आर्टिकल 33 और 38 में दो शब्द बार बार यूज किए जाते हैं और वो है डिस्प्यूट एंड सिचुएशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने ये साफ साफ बोला है माव्रोमातिस केस में कि डिस्प्यूट का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज असर्टेड बाय वन पार्टी एंड द सेम इज डिनाइड बाय द अदर पार्टी। एक पार्टी किसी पॉइंट ऑफ इशू को लेके या किसी इशू को लेके बोलती है हाँ, तो दूसरी उसको नकारती है। यानी कि समथिंग विच इज असर्टेड बाय वन पार्टी एंड द सेम इज डिनाइड बाय द अदर पार्टी। यानी कि जब दोनों पार्टीज किसी एक इशू को लेके क्लेम और काउंटर क्लेम की स्थिति पे जब आती है वो कहलाता है डिस्प्यूट। यानी डिस्प्यूट इज एसेंशियली लीगल इन नेचर। सिचुएशन ऑन द अदर हैंड इज पॉलिटिकल इन नेचर। जब कभी भी दो मेंबर स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पहले तो शुरुआत उसकी सिचुएशन से ही होती है। एवरी डिस्प्यूट इज अ सिचुएशन एट वन पॉइंट और द अदर। हर सिचुएशन डिस्प्यूट में क्रिस्टलाइज हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। जब सिचुएशन एक लीगल शक्ल इख्तियार कर देती है तो उसको डिस्प्यूट बोला जाता है। और अगर आप आर्टिकल 33 और आर्टिकल 37 को देखें तो उसमें टर्म यूज किया गया है डिस्प्यूट। आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, आर्टिकल 36 ये दोनों डिस्प्यूट और सिचुएशन दोनों टर्म्स को यूज करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि आर्टिकल 33 और 34, 35, 36, 37 में डिस्प्यूट और सिचुएशन वर्ड जो यूज किए गए हैं उसके अपने आप में मीनिंग क्या होते हैं। अब अगर हम लोग देखें आर्टिकल 33 को, आर्टिकल 33 में लिखा गया है कि मेंबर स्टेट्स को अपने डिस्प्यूट पीसफुल तरीके से सेटल करने। आर्टिकल 33 अपने आप में एक लीगल ऑब्लिगेशन है मेंबर स्टेट्स के ऊपर। मेंबर स्टेट्स आर अंडर अ लीगल ड्यूटी टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन अ लीगल मैनर। किसी भी डिस्प्यूट को वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि सालों साल आपने उसके ऊपर इनएक्टिव हो गए, आपने उसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की। इनएक्टिविटी इज नॉट द वे टू आर्टिकल 33।
और आर्टिकल 33 यानी कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वो आप स्टेट्स के ऊपर एक पॉजिटिव लीगल ड्यूटी है, वो आपको करनी है। एक डिस्प्यूट को आपको पीसफुल तरीके से ही रिजॉल्व करना है। आर्टिकल 33 हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। आर्टिकल 2 पैरा 4 has not subsumed, has not eaten up Article 33 of Charter of United Nation। यानी कि सिर्फ ये कहने से कि वी आर नॉट यूजिंग यूज ऑफ फोर्स, इसका मतलब वी आर सॉल्विंग द मैटर इन अ पीसफुल मैनर, दिस विल नॉट डू। यू हैव टू टेक सर्टेन एक्टिव पीसफुल मेजर्स। यानी कि मेयर एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ फोर्स डज नॉट मीन पीस। आपको कुछ पीसफुल तरीके, एक एक्टिव तरीके से आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 33 हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। अब देखिए कुछ चर्चा करते हैं आर्टिकल 33 पैरा 1 में दिए गए इन मेथड्स की। सबसे पहले बात की जाती है आपके नेगोशिएशंस की। देखिए नेगोशिएशंस हमेशा दो कॉन्फ्लिक्टिंग मेंबर स्टेट्स के बीच में होते हैं। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, तो इंडिया और पाकिस्तान की ही हेड ऑफ स्टेट्स या अदर ऑफिशियल्स इसको रिजॉल्व करेंगे। यानी कि वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, आमने सामने की बात होती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस तो नेगोशिएशन को लेके बहुत संजीदा और बहुत सीरियस था। वो तो कहता था कि नेगोशिएशन अपने आप में एक लीगल ड्यूटी है, और अगर आपने ऑन गोइंग नेगोशिएशन को बीच में छोड़ दिया तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकती। दूसरा मेथड जो आपका बताया गया है वो होता है आपका मीडिएशन का। अब देखिए नेगोशिएशन जो है आपका, वो तो वन ऑन वन इंटरेक्शन है, दो इंटरेस्टेड पार्टीज है वही अपने आप में नेगोशिएट कर रही है। मीडिएशन से शुरू होता है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी। जब कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दो कंट्रीज आपस में बात नहीं कर पाती और यहाँ पे जरूरत होती है किसी थर्ड पार्टी की। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई स्टेट हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यहाँ तक कि कभी कभी पोप भी मीडिएटर बनते हैं। तो मीडिएशन नेसेसिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी। अब ऐसे में ही अगर आप देखिए कंसिलिएशन, कंसिलिएशन इज समवेयर बिटवीन मीडिएशन एंड इंक्वायरी। कंसिलिएशन में भी थर्ड पार्टी होती है, और कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी क्या करती है, इट प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट। वो सारे मामले की तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और अपनी एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल रिपोर्ट बनाती है, और वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर देती है उन दो कंटेस्टिंग लड़ने वाली पार्टीज के बीच में कि हमारे हिसाब से एक ये प्रॉब्लम है और उसका ये सल्यूशन है। और ये जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है कंसिलिएशन की, वो बाइंडिंग नहीं होती। चैप्टर 6 के बारे में हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 33 से 38 की बात यहाँ की है। आर्टिकल 34 को छोड़ के आर्टिकल 33, 35, 36, 37, 38 मेंबर स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। द मेजर्स टेकन अंडर चैप्टर 7 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आर बाइंडिंग। लेकिन जहां तक चैप्टर 6 का सवाल है, आर्टिकल 34 को छोड़ के बाकी और कोई भी मेथड बाइंडिंग नहीं होता है मेंबर स्टेट्स के ऊपर। तो ये हमने देखा कि आर्टिकल 33 में एक तो आपका आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, और कंसिलिएशन हो गया। अब बाकी जो मेथड्स हैं आपके, वो हैं आपके आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म काफ़ी पुराना है, 13 सेंचुरी से चला आ रहा है। परपेचुअल पीस मॉडल्स में भी इसकी बात की गई है। ड्यूबॉय, इमैनुअल कांत और जेरेमी बेंथम, रूसो, सब ने इसकी बात की है। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो दो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने बीच में सेटल करने वाले डिस्प्यूट के लिए सिलेक्ट करते हैं एक अंपायर को, और इन अंपायर का चयन करती हैं खुद मेंबर स्टेट्स। और
दोनों के बीच में सेटल करने वाला जो ये अंपायर है वो किस लॉ को अप्लाई करेगा, किस मेथड को अप्लाई करेगा, ये भी पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं। जो आर्बिट्रेशन की जो ये टेक्निक है ये काफी पुरानी है। आर्बिट्रेशन में देखा जाए तो पार्टीज अपने अंपायर्स को खुद ही सिलेक्ट कर रही हैं और जो लॉ है वो भी खुद सिलेक्ट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पे पार्टी ऑटोनॉमी का जोर ज्यादा है। और जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन जो है वो काफी लंबे टाइम तक इट वाज एडहॉक, इट वाज नॉट टेम्पररी, इट वाज टेम्पररी, आई एम सॉरी, इट वाज टेम्पररी, इट वाज एडहॉक। और वो एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए एक कोई आर्बिट्रेशन कमीशन बना दी जाती है। और जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन में सबसे अर्लीस्ट मेथड में आता है आपका द एलाबामा आर्बिट्रेशन क्लेम, जो कि एक डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंग्लैंड, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा था कि इंग्लैंड ने अपना न्यूट्रल स्टेट वायलेट किया था बाय इंटरफेयरिंग इन द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 5 कंट्रीज ने मिलके अपने आर्बिट्रेटर्स यहाँ पे इसमें आए थे और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने मिलके आर्बिट्रेशन किया था, जिन्होंने इन्होंने ये खुद डिसाइड किया था कि 5 कंट्री के अलग अलग आर्बिट्रेटर्स आके बैठ जाएंगे और ये जो एक चीज़ अवार्ड करेंगे कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो। तो आर्बिट्रल अवार्ड और जुडिशियल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ये अपने आप में बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन और कंसिलिएशन, इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। तो एलबामा आर्बिट्रेशन में इंग्लैंड के अगेंस्ट जाता है ये आर्बिट्रल अवार्ड और इंग्लैंड उसको ऑनर भी करता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा स्टेप आता है इन द सेटिंग अप ऑफ आर्बिट्रेशन, वो आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि सेटअप होता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 37 ऑफ हेग रेजोल्यूशन ऑफ 1899 एंड 1907। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बना है वो आज भी कायम है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आपके आर्बिट्रेटर्स दिए जाते हैं और इन ग्रुप ऑफ और इन पूल ऑफ आर्बिट्रेटर्स से मेंबर स्टेट्स अपने आर्बिट्रेटर्स को खुद अपॉइंट कर सकते हैं। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, वैसे बोलने को तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट अ कोर्ट, क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स नॉट ऑफ जजेस। और अनलाइक द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाला एक मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे जजेस नहीं होते। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका अपना एक सेट मैकेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। उस स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे के हिसाब से जजमेंट दिया जाता है और उसी स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे को मानना होता है मेंबर स्टेट्स को। सच इज नॉट द केस इन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में जो मेंबर स्टेट्स हैं वो तो अपने लॉ को अपने किस मेथड से उनको अवार्ड देना है वो तो खुद डिसाइड करती हैं। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाते हैं तब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ना ही आप अपने जजेस खुद सिलेक्ट करते हैं, अनलाइक आर्बिट्रेशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहने एक नॉमेनक्लेचर ही गलत है, वो अपने आप में कोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जजेस नहीं होते। जजेस आर गाइडेड बाय फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ, जैसे आपका स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे अपने आप। आर्बिट्रेशन को और सशक्त करने के लिए और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया वो है आपका यूनिकैट्राल और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूनिकैट्राल 1985 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया भर में आपके म्यूनिसिपल लॉ बनाए गए आर्बिट्रेशन के, जिसके कुछ अपने आप में फिक्स प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है यूनिकैट्राल का पार्टी ऑटोनॉमी का, यानी कि पार्टीज खुद
अपने मास्टर होंगे एक डिस्प्यूट को लेके, वो खुद डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेटर कौन है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि किस मैकेनिज्म उनके बीच का सिचुएशन और अपने आप के डिस्प्यूट को सेटल किया जाए। दूसरा जो प्रिंसिपल है आज के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, वो है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस, जो कि दिखता है आर्टिकल 16 ऑफ यूनिकैट्राल एंड सेक्शन 16 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1996। कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस कहता है कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करता है वेदर इट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू सेटल अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट और नॉट, पार्टीज उसको डिसाइड नहीं करेंगे। और तीसरा जो प्रिंसिपल है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, वो है द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी इन आर्बिट्रल मेथड, जो कि आपको सेक्शन 5, सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट एंड आर्टिकल 5, 8 एंड 9 ऑफ यूनिकैट्राल में भी आपको दिखता है अपने आप। तो जो आर्बिट्रेशन का जो मामला है अपने आप में, वो एक पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का थोड़ा एडवांस वर्जन, लेकिन मोस्ट एडवांस वर्जन है आपका द जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जब हम जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हम बात करेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की, हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। जब इंटरनेशनल लॉ में जुडिशियल मेथड से अपने डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए, ये मोस्ट मेच्योर तरीका माना जाता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का। और ये आर्बिट्रेशन से अलग भी है अपने आप में, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे लीस्ट मेच्योर मेथड। अगर हम आर्टिकल 95 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को देखें, तो आर्टिकल 95 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी बोलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंबर स्टेट्स को अपने सारे डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने या जुडिशियल मेथड से ही निपटाने हैं। मेंबर स्टेट्स आर फ्री टू सेटल देयर डिस्प्यूट इन व्हाटएवर वे दे वांट टू डू इट। mediation, conciliation, good offices and negotiations, these are political means of settlement of dispute। जब आप स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाते हैं, तब वो पॉलिटिकल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं होता, वो एक लीगल तरीका होता है। तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन खुद कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ही जाके आप अपने डिस्प्यूट सेटल करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ तो चाहता है कि आप अपने डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सेटल करिए, वेदर थ्रू पॉलिटिकल मीन्स और थ्रू लीगल मीन्स। अगर आप रूल ऑफ लॉ, यानी कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तब नेसेसरली आ जाता है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज लीगल। यानी कि जब भी हम लीगल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करते हैं, वो होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज गोइंग टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। जब मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि पार्टीज को स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फॉलो करना होता है। जब आप पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं अपने मैटर को, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन और इंक्वायरी, तब वो पॉलिटिकल तरीका होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसमें एक तरीके से पार्टीज के पास थोड़ा ज़्यादा स्कोप होता है अपने डिस्प्यूट को सेटल कर। जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएंगे, तब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो ये आपका आर्टिकल 33 है, ये जब आपके जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की जब बात करता है, तो फिर आपके स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे की बात आ जाती है। और जब आप जुडिशियल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की सबसे बड़ा एफर्ट किया गया बाय सेटिंग अप ऑफ पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि सेटअप हुआ था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। पीसीआईजी या परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन के बाहर का मैकेनिज्म। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वेरी मच अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर आप आर्टिकल 7 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन और आर्टिकल 92 को साथ में पढ़ें, तो ये बात साफ हो जाती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट ओनली वन ऑफ द मेन 6 ऑर्गन्स ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन।
कोई मेंबर स्टेट चाहे तो सिर्फ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे का पार्ट हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को भी एक्सेप्ट करे। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 93 a country can be a signatory to the statute of ICJ but it may not be a part of charter of United Nations, जैसा कि स्विट्जरलैंड के साथ हुआ। 2002 तक वो स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे का पार्ट थी बट इट वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और अगर आप मेंबर ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन बन जाते हैं तो इप्सो फैक्टो ऑटोमेटिकली यू आल्सो एक्सीड टू द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ये भी होता है कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन चार्टर के आप मेंबर हैं, आप मेंबर बन गए तो आप ऑटोमेटिकली आईसीजे के मेंबर बन जाते हैं, यू एक्सीड टू द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। लेकिन आईसीजे का जुरिसडिक्शन आप एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज अनदर थिंग। वो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तब उसमें ये भी एक डिफरेंस बताऊंगा। तो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल कर दिया जाता है या आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, यू विल कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। और अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक अकेली ऐसी इंटरनेशनल कोर्ट है जिसके जजमेंट का इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 94 पैरा 2 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और कोई ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल नहीं है जिसका किया जाए, जिसका इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है, सिर्फ इसी का कर सकती है। जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपने आप में स्टेयर डिसाइसिस के फॉर्मूला को नहीं मानता। जो आपका जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के किसी रेजोल्यूशन का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट के अगेंस्ट कोई भी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता, कोई अपील भी नहीं हो सकता। So such is the structure of international court of international judiciary. अब अगर आप आगे देखें आर्टिकल 34, 35 एंड 36 एंड 37 को, तो आर्टिकल 34 जैसे मैंने आपको बताया एक अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसका इन्फोर्समेंट चैप्टर 6 में किया जा सकता है। आर्टिकल 34 एक अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ये ताकत दे दी गई है कि वो मेंबर स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए। एक्सप्लिसिटली सिक्योरिटी काउंसिल को एक ताकत दे दी गई है, द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टू होल्ड इंक्वायरी। आर्टिकल 34 गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी होगी तो इट विल नॉट कंसिडर द फैक्ट दैट वेदर two member states are already continuing their obligation under article 33। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिकल 34 अपनी ताकत डिराइव कर रहा है आर्टिकल 24 एंड 25 से, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो जब इंक्वायरी की बात आती है तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कमीशन सेटअप कर सकता है सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में आर्टिकल 33 के प्रेरोगेटिव को नहीं ध्यान में रखता। वो उसका प्रेरोगेटिव हो जाता है कि बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 24 वी कैन सेट अप एन इन्वेस्टिगेशन एंड और इंक्वायरी सेटअप एट एनी टाइम। इन अदर वर्ड्स, अंडर आर्टिकल 34 द सिक्योरिटी काउंसिल कैन एक्ट सुओ मोटो। और जब हम इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल जाके सिर्फ फैक्ट्स को या इवेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करता है, वो उसके पूरा हिस्टोरिकल एनालिसिस करता है कि दो कंट्रीज के बीच में जो सिचुएशन है वो कैसे खराब हुई। वो फिर फैक्ट्स और डेटा को गैदर करता है, फिर वो एविडेंस को कलेक्ट करता है, फिर उसका वो एक
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन को असेस करके एक अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करता है, और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, अनलाइक negotiation, mediation, conciliation and good offices. और जो आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 34 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 2 पैरा 7 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी कि आर्टिकल 2 पैरा 7 में जो एक केविएट दिया गया है, एक वार्निंग दी गई है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन को कि यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन will not intervene in the internal matters of its member states। तो यही सेम वार्निंग आर्टिकल 34 पर भी एप्लीकेबल है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जब बात होगी तो किसी एक मेंबर स्टेट्स के इंटरनल मामले पे कोई इन्वेस्टिगेशन सेटअप नहीं की जाएगी। जब आर्टिकल 34 की बात आएगी तो आर्टिकल 29 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे या तो खुद या फिर आर्टिकल 29 की अपनी पावर को इन्वोक करते हुए किसी भी सब्सिडरी ऑर्गन को क्रिएट करके वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कमीशन बिठा सकता है। तो आर्टिकल 34, आर्टिकल 2 पैरा 7, आर्टिकल 29 और आपके आर्टिकल 24 से भी कनेक्टेड है। आर्टिकल 24, 25, 2 पैरा 7, 29 इन सबसे कनेक्टेड है। अब देखिए, अब आपका एक अलग आर्टिकल आता है, आर्टिकल 35, जो कि अपने आप में यूनिक है। आर्टिकल 35 कहता है कि एनी मेंबर स्टेट ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन may bring to the attention of General Assembly or Security Council any dispute or situation which may hamper international peace and security। आर्टिकल 35 पैरा 2 आपका कहता है कि any non-member may bring any dispute to which it is a party to the attention of General Assembly or Security Council। अब अगर आप देखें तो आर्टिकल 35 इस जूरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड है कि यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गन को कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर मैटर को, विच इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप उसके ऊपर एक्ट करें। आर्टिकल 11 पैरा 2 को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल कह सकता है जनरल असेंबली से कि ये मैटर, दिस इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आर्टिकल 11 पैरा 3 को देखिए तो यही सेम एडवाइस जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल को देख सकता है। अगर आप आर्टिकल 36 पैरा 3 को देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एवरी इंटरनेशनल डिस्प्यूट शुड बी रेफर्ड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यही चीज आपको दिखती है आर्टिकल 35 में। आर्टिकल 35 जो आपका पैरा 1 कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन अगर उसको लगता है कि एक कोई डिस्प्यूट है एट एन इंटरनेशनल लेवल जो कि पीस एंड सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली उसका कॉग्निजेंस ले। और यही चीज अगर आप देखें तो नॉन मेंबर्स भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो अगर वो किसी डिस्प्यूट में पड़ जाता है तो वो भी चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के सामने जा सकता है। तब उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नो यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन तो आप हमारे पास नहीं आ सकते। जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज वेरी वेलकमिंग, वो बहुत इनवाइट करता है इवन द नॉन मेंबर्स। अगर आर्टिकल 2 पैरा 6 के वर्च्यू से अगर वो अपना लॉ नॉन मेंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, तो नॉन मेंबर्स को एक मौका भी दे रहा है आर्टिकल 35 पैरा 2 के थ्रू कि वो आए और अपने मैटर्स को सॉल्व करवा पाए। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर नॉन मेंबर आ रहा है तो वो सिर्फ डिस्प्यूट को ला सकता है, सिचुएशन को नहीं। जो मेंबर्स हैं वो डिस्प्यूट और सिचुएशन दोनों को साथ में ला सकते हैं। तो आर्टिकल 35 भी हम लोग देखें कि अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोविजन है। नेक्स्ट जो आपका प्रोविजन है
वो है आपका आर्टिकल 36। अब आर्टिकल 36 का डायरेक्ट रिलेशन है आर्टिकल 34 से। आर्टिकल 36 अपने पैरा 1 और पैरा 2 में कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जब भी चाहे तो डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन टाइप नेचर डिस्प्यूट के ऊपर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यानी कि अगर हम आर्टिकल 34 को रिकॉल करें, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी प्रोसीजर की बात करता है, तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है? क्योंकि आर्टिकल 36 में सिक्योरिटी काउंसिल को ये ताकत दे दी गई है कि एट एनी टाइम, अगर आप आर्टिकल 36 की लैंग्वेज को देखें, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है एट एनी टाइम एनी डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन टाइप नेचर को अगर उसको लगता है तो एट एनी टाइम वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो आर्टिकल 36 में अगर इतनी वाइड वर्डिंग्स हैं, इतने वाइड वर्ड्स को यूज किया गया है, तो ये आर्टिकल 36 के इस विजन को कैसे रियलाइज किया जाएगा? थ्रू आर्टिकल 34, इंक्वायरी के थ्रू। तो यानी कि आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 34 काफी हद तक सब्सिडियरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। और आखिर में अगर आप देखें तो आर्टिकल 37 should be read along with आर्टिकल 33। आर्टिकल 37 आपका कह रहा है कि अगर आर्टिकल 33 के दिए गए प्रेरोगेटिव, आर्टिकल 33 के डिक्टेट के हिसाब से, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व योर डिस्प्यूट अमंग योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन कम बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप, और आर्टिकल 37 आपका कह रहा है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जाइए। अब मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नेगोशिएशन चल रही है और मान लीजिए इंडिया नहीं मानता, इंडिया नेगोशिएट में हेल्पफुल नहीं है, और पाकिस्तान डायरेक्ट चला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास और सिर्फ एक लेटर लिखना होता है और उस लेटर में लिख देता है कि हम दोनों के बीच का नेगोशिएशन सही नहीं जा रहा है, तो ये मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है। दोनों में से एक पार्टी भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल की शरण में चली जाती है तो आर्टिकल 37 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपको बस एक चिट्ठी देनी होती है सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल उस चिट्ठी को आगे बढ़ा देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और फिर वो एक कार्रवाई कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका चैप्टर 6 का जो मैकेनिज्म है, अपने आप में ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब चैप्टर 6 जो कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात कर रहा है और चैप्टर 7 जो कि सैंक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा है, इनके बीच एक और चीज आती है जिनको किताबों में बहुत ज्यादा तरीके से नहीं डिस्कस किया जाता है, एंड दैट इज द पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, चैप्टर 6 के ज्यादातर मैकेनिज्म तो अपने आप में बाइंडिंग होते नहीं है, चैप्टर 7 के होते हैं, लेकिन चैप्टर 7 इज सब्जेक्ट टू द वीटो पावर। अब मान लीजिए किसी कंट्री में सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको मिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी काउंसिल को भेजना पड़े, लेकिन कोई एक मेंबर अगर वीटो एक्सरसाइज कर दे तो वो मिलिट्री फोर्स भी नहीं जा पाएगी और ना ही सैंक्शन मैकेनिज्म हो पाएगा। तो ना ही चैप्टर 6 काम में आ रहा है, ना ही चैप्टर 7 में काम आ रहा है। तो ऐसे में तो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पूरा हैंडीकैप हो जाएगा। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में 1950s में एक मैकेनिज्म बनाया गया और इस मैकेनिज्म को बनाने वाले थे द देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, डैन हैमर्सजोल्ट। इन्होंने एक एक मैकेनिज्म बनाया यूएनईएफ, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स, जो कि जनरल असेंबली ने अपनी आर्टिकल 11 की ताकत को, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन की ताकत को यूज करते हुए बनाया। जनरल असेंबली को लगा कि उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में सुएज क्राइसिस जो हुए थे आपके 1956 में, सुएज क्राइसिस में जबकि फ्रांस और इंग्लैंड और इजिप्ट के बीच में बहुत तनातनी की, बहुत टेंस सिचुएशन हो गई थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक यूएनईएफ, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स क्रिएट की जाती है और ये यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स जाके एक तरीके से टेंशन को रिजॉल्व करती है। तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन में ये एक चैप्टर 6.5 क्रिएट किया गया। एज सच पीस कीपिंग फोर्स
टेक्स्ट ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में कहीं नहीं मिलती। ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के बीच का रास्ता है। रॉबर्ट कोल कहते हैं कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, इट इज समवेयर बिटवीन आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 42 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसी से शुरुआत हुई पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जो कि हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजते हैं दुनिया भर में, जिसमें आपकी यूनाइटेड नेशन की अपनी तो कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, वो तो जो मेंबर स्टेट्स हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। और इन्हीं पीस कीपिंग फोर्सेस को ब्लू हेलमेट आर्मी भी बोला जाता है। जब किसी भी कंट्री में पीस कीपिंग ऑपरेशन चलता है यूनाइटेड नेशन का, तो उसकी पहचान होती है सर पे एक ब्लू हेलमेट और यहाँ पे यूनिफॉर्म पे एक ब्लू लोगो से। तो जो ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, ये एक रास्ता है बिटवीन चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, जिसको बोला गया चैप्टर 6.5। ये पीस कीपिंग ऑपरेशन को इनिशिएट करने की ताकत दोनों जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। जब जनरल असेंबली को ये पीस कीपिंग ऑपरेशन बनाने होते हैं, तो इट कैन रिजॉर्ट टू इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 11, 12 एंड आर्टिकल 14। और आर्टिकल 12, 11, 12 और 14 के साथ साथ आर्टिकल 22 का सहारा लेते हुए जनरल असेंबली एक पीस कीपिंग ऑपरेशन को क्रिएट कर सकती है। आर्टिकल 22 कहता है कि जनरल असेंबली अपने अंडर कुछ सब्सर्विएंट या सब्सिडरी बॉडी को क्रिएट कर सकता है। लेकिन यूएनईएफ 1956 का जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वो पहला एग्जांपल था जिसमें जनरल असेंबली ने ये अपनी पीस कीपिंग ऑपरेशंस को क्रिएट किया। तब से लेके आज तक जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस किए गए हैं, उन सबको इनिशिएट किया है, उन सबको सुपरवाइज किया है सिक्योरिटी काउंसिल ने। और सिक्योरिटी काउंसिल इन पीस कीपिंग ऑपरेशन को बनाने के पीछे अपनी आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29 की ताकत को यूज करती है। उसी से क्रिएट होते हैं ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब ये जो आपके पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, ये दो जनरेशन्स में डिवाइड किए गए, एक क्लासिक जनरेशन और एक रोबस्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन। जो क्लासिक या फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन है, that was very much limited by the dictate of Article 2, Para 7 of Charter of United Nations. It always acted on the invitation or on the consent of the concerned member states, and it was very much limited by the mandate of Security Council. आज की तारीख में जो रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, और कहीं ना कहीं वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस और चैप्टर 7 के बीच के जो एक हाशिया था उसको मिटाते जा रहे हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन थे, वो ज़्यादातर न्यूट्रल रहते थे, वो यूज ऑफ फोर्स करते थे ओनली इन सेल्फ डिफेंस। आज के जो पीस कीपिंग ऑपरेशन हैं, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो गए, वो रिजीम चेंज भी करवा देते हैं, वो एक तरीके से डी फैक्टो सॉवरेन की तरह भी काम करते हैं, वो कभी कभी तख्ता पलट भी करवा देते हैं, जैसा कि आप लीबिया में देख सकते हैं। वो रूल ऑफ लॉ को बनाने में भी हेल्प करते हैं, वो एक कंट्री के नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी हेल्प करते हैं, वो सेफ जोन्स भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो आज का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इसी के साथ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का हमारा ये डिस्कशन ख़त्म होता है। इस पे अगर आपको कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है मेरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पे जितना भी ज़्यादा टू डायमेंशनल चीज़ हो, जितना भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, मैं उसको और बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्दी वापस आएंगे अगले डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। Hopefully this lecture helped you.